नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर एक स्कीम है, कुछ स्कीम के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके बजट 2023-24 में लाया गया है और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्कीम आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और खास करके जो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2023 प्रीलिम्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह यहाँ पे आता है, तो इसको मिस नहीं करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और ये इसमें हम करीब 3-4 चीज़ों की चर्चा करेंगे। ओके, वो चारों चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये छोड़ के गए ना, अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन आता है तो वो इतना आसान क्वेश्चन होगा जो आप गलत करके आएंगे या फिर छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो ये स्कीम और इससे स्कीम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे जानना है। ओके, तो करीब 2-3 चीजें और हो जाती हैं इसके रिगार्डिंग, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपसे स्कीम मिस्ट्री स्कीम ना पूछा जाए, सीधा और डायरेक्टली ना पूछा जाए कि मिस्ट्री स्कीम होता क्या है, लेकिन इससे रिलेटेड जो सब पार्ट्स हो जाते हैं ना, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बजट 2023-24 में 1 फरवरी को लाया गया था ये, तो आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो मिस्ट्री स्कीम है क्या? ये इस स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। मिस्ट्री का फुल फॉर्म क्या है? ये है आपका मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये आपके बजट 2023-24 में लाया गया था। ये भी पूछा जाता है कि कब इसे लाया गया था, तो साल भी कभी कभार पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो बजट 2023-24 में इस साल ही इसको लाया गया था। इसका काम क्या है? इसका काम है मैंग्रोव प्लांटेशन along the coastline and on salt pan lands wherever the feasible through convergence between मनरेगा, कैंपा फंड एंड अदर सोर्सेस। तो बेसिकली इसका काम क्या है? मैंग्रोव प्लांटेशन जो होता है उसको बढ़ावा देना। तो मैंग्रोव होता कहाँ है? ये कोस्ट लाइन एरिया में होता है, यहाँ पर जहाँ पर या फिर जो सॉल्टी एरिया होता है वहां पर ये आपको देखने को मिलता है। तो किस तरीके से इसका प्लांटेशन करना है? मनरेगा के थ्रू किया जा सकता है या कैंपा होता है, कैंपा फंड होता है जो स्टेट गवर्नमेंट और जो नेशनल गवर्नमेंट है दोनों को अपने अपने यहाँ बनाना होता है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेंगे कैंपा फंड के बारे में भी कि कैंपा फंड होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ी सी चीजें और हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, तो ये आपको पता चले किस लिए है। ये मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए है। तो अब यहाँ पे मैंग्रोव जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड हो गया। अब मैंग्रोव क्या होता है? ठीक है, ये क्या है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो ग्लोबल क्लाइमेट है, ग्लोबल क्लाइमेट के लिए कितना सिग्निफिकेंट होता है, इससे रिलेटेड कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई कमेटी वगैरह बनी है तो उसके बारे में बताइए। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके लिए इस लिहाजे से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब मैंग्रोव के हुई यहाँ पर क्यों चुना गया, वाई ओनली मैंग्रोव? ठीक है, क्योंकि मैंग्रोव जो होता है दिस कंटेन्स ट्रीज सर्व्स, जो कि इंटर टाइडल वाटर कोस्टल एरियाज में मिलता है। ठीक है, तो ये कोस्टल एरियाज जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इंटर टाइडल वाटर का मतलब होता है जहां पर हाई टाइड या लो टाइड आते हैं ना, उनके बीच का एरिया, दिस इज कॉल्ड इंटर टाइडल वाटर जोन होता है कोस्टल एरिया में, जहां पर आपको डाइवर्स मैरिन लाइफ भी देखने को मिलती है। इसके अलावा ये काफी रिच फूड वेब को सपोर्ट करते हैं जिसमें मोलुकस, एल्गी। ठीक है, इसके अलावा जो कि ये क्या करते हैं, स्मॉल फिश को सपोर्ट करने का काम करते हैं, जो क्रैब्स होते हैं, श्रिम्प्स होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर उनका पॉपुलेशन काफी देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये जो पूरा फूड चेन होता है ना, फूड चेन में क्या है, आपका मोलस्क है, एल्गी है, तो ये प्लांट्स है। ठीक है, प्लांट बेस्ड है चीजें। अब इनके ऊपर जो पलते हैं वो कौन है? फिश है, क्रैब्स है, श्रिम्प्स है। ठीक है, उनके ऊपर और कौन जिसका लाइवलीहुड चलता है? वहाँ का लोकल पॉपुलेशन। तो लोकल जो आर्टिसनल फिशर्स होते हैं या वहाँ के लोकल पॉपुलेशन होते हैं, तो वो यहाँ पे इन पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो एक तरीके से क्या है, ये आपका फूड चेन बनता है या फूड वेब बनता है। इधर प्लांट बेस्ड कुछ फूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स हो गई, उसके ऊपर कुछ एनिमल्स वगैरह हो गए जो फीड करते हैं, फिर उन एनिमल्स के ऊपर जो फिशर्स हैं या फिर जो भी वहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो फीड करती है। तो ये एक इस तरीके से क्या बनता है, ये एक आपका फूड वेब बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कहा गया था कि इसमें मनरेगा, कैंपा फंड या दूसरे और जो फंड्स होते हैं उनके थ्रू इसमें क्या होगा कि सारा काम देखा जाएगा, यानी कि प्लांटेशन का काम किया जाएगा। तो थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं कि मनरेगा तो आप जानते ही हैं। ठीक है, कैंपा फंड के बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये हमेशा न्यूज में नहीं रहता है। तो कैंपा फंड होता क्या है? तो कैंपा फंड को 2020 में लाया गया था। ठीक है, ये क्या है? कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी
ठीक है, जिसको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के तहत इसको बनाया गया था। तो एक्ट भी पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये जो कैंपा फंड बना है ये स्टेचुटरी फंड है या फिर एग्जीक्यूटिव फंड है। तो ये किस तरीके का है, कि स्टेचुटरी फंड होता है जो कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड 2016 के अंडर में एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। तो ये जो बॉडी हो गई कैंपा, ये भी क्या हो गई, एक स्टेचुटरी बॉडी हो गई क्योंकि इसको एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये क्या करता है, ये करीब 6,000 करोड़ के जो प्लान्स होते हैं उनको अप्रूव करने का काम करता है। साथ ही साथ इन कैंपा फंड को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी यूज किया जाता है। किस काम के लिए यूज किया जाता है, एफोरेस्टेशन, ऑयल कंजर्वेशन के लिए, सॉरी सॉइल कन्वर्जेशन के लिए यूज होता है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एंड मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। साथ ही साथ क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन अर्बन एंड सेमी अर्बन रूरल एरियाज फॉर ट्राइबल एंड आदिवासीज। तो ये तीनों चीजों के लिए यहाँ पर कैंपा का यूज किया जाता है। तो कभी कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि कैंपा का यूज केवल प्लांटेशन या फोरेस्टेशन के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है। ये वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज होती है अर्बन सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में जो ट्राइबल और आदिवासी होते हैं उनके लिए जॉब क्रिएशन करने का भी काम इसके फंड के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो ये फंड कैसा है, स्टेचुटरी फंड है जो 2016 के एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। अब इसमें है क्या, इसके अंदर ये कहा गया कि एक नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड और एक स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड हो। ठीक है, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट तो बनाएगी ही, साथ में साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे बनाना होगा इस फंड को। ठीक है, अब ये फंड के अब जो ये अथॉरिटीज है ना, कैंपा जो अथॉरिटी है ये नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर बनेगा जो कि फंड्स की यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करने का काम होगा। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं, इसमें कहा गया कि एनी यूजर एजेंसी विच डाइवर्ट फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। मान लीजिए कि ये कोई फॉरेस्ट पैच है, ठीक है, यहाँ कोई फॉरेस्ट पैच है, यहाँ कोई कंपनी अपना ऑफिस खोलना चाहती है, कोई अपना कंपनी अपना सेटलमेंट करना चाहती है, तो अगर उस फॉरेस्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उस फॉरेस्ट को रिप्लेस अगर ये किया जाएगा तो कंपनी क्या करेगी कि उतना पैसा देगी जितना उसका फॉरेस्ट का आपका वैल्यू हुआ, और फिर उसी वैल्यू को उसी वही जो पैसा होगा ना वो कैंपा फंड में जाएगा और फिर उसको बाद में फ्रस्ट्रेशन वगैरह के लिए या जो भी यहाँ पर चीजें आपको बताई गई इनके लिए यूज किया जाए। ठीक है, तो वही चीजें लिखी गई है। इसमें कहा गया कि 90% ऑफ कलेक्टेड पेमेंट विल गो टू द स्टेट फंड। ठीक है, तो ये जो स्टेट का कैंपा बना है ना 90% उसमें जाएगा और 10% जो होगा वो नेशनल फंड में जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बात यहाँ पे की गई है। बिल में ये भी कहा गया है कि हम एक नेशनल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी भी बनाएंगे सेंटर पे, साथ ही स्टेट लेवल पर भी स्टेट अथॉरिटी एंड जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वहां पर ये बनाया जाएगा। ठीक है, फंड किस लिए यूज होगा, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के लिए, फॉरेस्ट रीजनरेशन के लिए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए और रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी ग्रीन कवर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूजफुल होती है उनके लिए भी यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा कैंपा का लेखा चिट्ठा और यही आपको इतना पढ़ के जाना है। अब एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। अगर इससे ज्यादा भी आता है ना तो 2-3 स्टेटमेंट आपको ऐसे रहेंगे कि यहीं से वो मिल जाएंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मनरेगा के बारे में पता है या नहीं भी पता है तो हर साल वो न्यूज में रहता है, आपको कहीं न्यूज पेपर मैगजीन में मिल जाएगा। मैंने कैंपा के बारे में यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो ये रहा कि क्यों हमने मैंग्रोव्स को यहाँ पर चुना, क्योंकि मैंग्रोव एक ऐसा पैच है या एक ऐसी जगह पर वो पाया जाता है जो काफी मैरीन डाइवर्स पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट में भी उसका काफी रोल होता है। ओके, इसके अलावा ये कार्बन स्टोर्स यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए भी काम करता है और ये करीब अप टू 4 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन एज अदर फॉरेस्टेड इकोसिस्टम। बाकी के जो दूसरे फॉरेस्ट वगैरह होते हैं ना उनसे करीब 4 गुना ज्यादा ये कार्बन को स्टोर करने का काम करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड चीजों के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझाया गया है कि किस तरीके से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है या फिर कार्बन स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं एक बार इसको। ओके, अदरवाइज ये फिगर वगैरह नहीं उतना पूछा जाएगा, मैंग्रोव को बस आप इतना याद रखिएगा, या फिर पूछा जाए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है तो वो चीज आपको इन्वायरमेंट में पढ़नी हो पता। इसके बाद इसमें क्या है कि एक और यहाँ पर एक अलायंस है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। आपको पता होगा कि 2022 में, ठीक है, 2022 में यहाँ पे देखेंगे कि एक कॉन्फ्रेंस होता है COP27, यानी कि 27वां सेशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। अब ये ध्यान रखिएगा कॉप का जब भी मीटिंग होता है ना तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब यूपीएससी ने 1-2 साल से कॉप के बारे में कुछ ज्यादा पूछा नहीं है, तो इस बार बहुत ही ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार कॉप के बारे में पूछा जा सकता है। तो 2022 में ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 27वां मीटिंग होता है ये। ठीक है, और ये
कहाँ पर होता है इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फिगर में भी आप देख रहे होंगे कि इजिप्ट है ये। ओके, तो यहाँ पर ये हुआ है इजिप्ट में। इजिप्ट में एक जगह है शर्म अल शेख, जहाँ पर ये आपको हुआ है। तो अब देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी इजिप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, वर्ल्ड मैप के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इतना मुश्किल थोड़ी होता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर इजिप्ट है। इजिप्ट के अगल बगल वाटर बॉडी की बात करें तो ये मेडिटेरियन सी है, और इधर आपको रेड सी मिलता है। दो वाटर बॉडी हो गया। अब आपको बताना है कि कौन से लैंड से ये घिरा हुआ है। यहाँ पर कौन सी कंट्री है फर्स्ट नंबर, ये दूसरी कंट्री कौन है, और ये तीसरी कंट्री कौन है, ये वाली। ठीक है, तो तीन कंट्री आपको नेबर में यहाँ पर देख रही है। तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि ये तीन कंट्रीज कौन है जो इजिप्ट के लैंड के को ये बॉर्डर करती है। ठीक है, लैंड उनसे लगा हुआ है। बाकी दो वाटर बॉडी तो इसमें दिख ही रहा है, एक मेडिटेरियन सी है और एक रेड सी है। ओके, जो इसके बॉर्डर से लगते हैं, लेकिन इसको बॉर्डर से तीन लैंड भी लगते हैं। वो तीन कंट्री का नाम आपको बताना है कि ये तीनों कंट्री कौन है। जरा कमेंट कीजिएगा और जल्दी से कीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका होमवर्क भी हो जाएगा और आपको चीजें याद भी रहेंगी। आगे चलते हैं। अब क्या है कि ये जो अलायंस बनाया गया है ना, इसमें कौन कौन है। वैसे इस अलायंस का जो इनिशिएटिव लिया गया था वो दो कंट्री के द्वारा लिया गया है। कौन सा, यूएई और इंडोनेशिया। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स एंड इंडोनेशिया, इन दो कंट्रीज ने मिलकर इनिशिएट लिया था कि हम लोग मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट बनाते हैं। और बाद में इंडिया भी उसमें शामिल हो गया है। तो और उसमें कौन कौन है, इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन। ये कंट्रीज आपको नजर आएंगे। तो करीब कितनी कंट्रीज यहाँ पे हो गई, टोटल 7 कंट्रीज हो गई। ठीक है, 1 2 दिस इज 3 4 5 6 एंड 7। तो ये इनिशिएट किसके लिए द्वारा किया गया, यूएई इंडोनेशिया के द्वारा। बाद में इसमें इंडिया भी क्या हो गया, शामिल हो गया। तो टोटल इस अलायंस में कितनी कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज हैं, जो कि COP27 में ही इस अलायंस को बनाया गया था। तो जो भी बड़ी मीटिंग होती है ना, तो एक साइड में भी छोटी मोटी मीटिंग कुछ लोग मिलकर करते रहते हैं और कुछ नया उसमें करते रहते हैं। तो वही चीज है कि COP27 का जो मीटिंग चल रहा था, साइड लाइन में ये 7 लोग मिलकर इन्होंने अपना एक मैंग्रोव अलायंस बना लिया। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा अब चूंकि नाम ही है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, तो मैंग्रोव से ही रिलेटेड होगा। तो वही चीज है, टू एजुकेट एंड स्प्रेड अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड ऑन द रोल ऑफ मैंग्रोव्स इन कर्बिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स पोटेंशियल एज ए सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज। काफी ये जनरल स्टेटमेंट है। तो ये वैसे भी नाम अगर आपको याद रहेगा, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, तो आप ये स्टेटमेंट लगा देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, इसके अलावा और इसमें कहा गया है कि अब देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको इस अलायंस का, the parties will decide their own commitments and deadlines regarding planting and restoring mangroves। समझ गया। इससे पहले एक और था, आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट देखिए, ये एक इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है, वर्क ऑन वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी बेसिस का मतलब क्या हुआ कि ये एक नॉन बाइंडिंग है। ये किस तरीके का अलायंस है, ये नॉन बाइंडिंग अलायंस है। ठीक है, तो इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है, यानी कि सरकारें मिलकर कर रही हैं इसको, लेकिन ये वॉलंटरी बेसिस है, यानी कि ये नॉन बाइंडिंग है। ओके, विच मीन्स देयर आर नो रियल चेक एंड बैलेंस टू होल्ड मेंबर्स अकाउंटेबल। ठीक है, तो लोग अपने हिसाब से यहाँ पे, हर कंट्री अपने हिसाब से करेगी। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, द पार्टीज विल डिसाइड देयर ओन कमिटमेंट्स एंड डेडलाइंस रिगार्डिंग द प्लांटिंग एंड स्टोरिंग मैंग्रोव्स। ओके, तो किसी को जवाब वहां पे नहीं देना है, बाइंडिंग नहीं है ये। The members will share expertise and support each other in researching and management and protecting coastal areas। ठीक है, तो किसी कंट्री के पास अगर एक्सपर्टीज वगैरह है इससे रिलेटेड, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो या मैंग्रोव फॉरेस्ट कैसे मैनेज करना है, कोस्टल एरिया में कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है, तो वो अपनी एक्सपर्टीज को एक दूसरे के साथ शेयर यहाँ पे ये कंट्रीज कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो क्या हो गया कि इंटर गवर्नमेंटल, तो यह है ही, और दूसरा चीज क्या हो गया, ये एक नॉन बाइंडिंग आपको अलायंस भी है। ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर स्टेटस क्या है। थोड़ा सा स्टेटस की बात कर लेते हैं, इंडिया के बारे में भी हम बात करेंगे इससे। ठीक है, तो साउथ एशिया की यहाँ पर बात हो रही है। तो साउथ एशिया में आपको काफी एक्सटेंसिव एरिया मिलेगा ग्लोबली मैंग्रोव फॉरेस्ट का, जिसमें केवल इंडोनेशिया की ही बात की जाए तो केवल इंडोनेशिया क्या है कि 1/5 ऑफ ओवरऑल अमाउंट साउथ एशिया में, साउथ एशिया में जितने भी मैंग्रोव है ना, इंडोनेशिया उनमें सबसे ज्यादा होल्ड करता है, करीब 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया, 20%। साउथ एशिया का 20% मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको सिर्फ इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया क्या है, 3% ऑफ साउथ एशिया मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया के पास में है। साउथ एशिया की सिर्फ बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो पूरे साउथ एशिया का 3% मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया के
पास में है, ये एक इम्पोर्टेंट डेटा है, इसको भी याद रखना है। कभी कभी प्रीलिम्स में इस तरीके के डेटा पूछे जाते हैं, और चूंकि अलायंस ये इंपॉर्टेंट है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंडिया में कहाँ कहाँ आपको इम्पोर्टेंट मिलता है? वेस्ट बंगाल सुंदरबन आपको पता है, भितरकनिका उड़ीसा वाला पता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, दमन द्वीप एंड गुजरात। ठीक है, इसके अलावा आपको अंडमान एंड निकोबार में भी यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। तो इंडिया की लोकेशन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ इंडिया पर पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर भी वो चीज़ें थोड़ी लिखी गई हैं। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में अंडमान निकोबार का रीजन है, कच्छ एंड जामनगर एरिया इन गुजरात, तो वहाँ पर भी आपको कुछ मैंग्रोव कवर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस जो है 2022 में, इसकी एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि 2010 से लेकर 2020 के बीच में, ठीक है, इंडिया में करीब क्या है कि 600 किलोमीटर स्क्वायर का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, वो लॉस हो गया है। and which more than 62% was due to the direct human impact। तो डायरेक्ट ह्यूमन इम्पैक्ट किस तरीके से होता है? वहाँ पे कोई रोड वगैरह बनाना है, यानी कि कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम ज़्यादातर जो होता है, उसकी वजह से ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट था ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस 2022 में, इसने कहा था कि 2010 से 20 के बीच में करीब 600 किलोमीटर स्क्वायर का मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, लॉस हो गया है, जो कि इट इज़ मोर देन 62% ऑफ द ओवर ऑल ग्लोबल मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये काफ़ी अपने आप में ज़्यादा है, 62% बहुत होता है। ठीक है, तो अगर 100 में है तो 100 में करीब 62 आपको खत्म हो गया, तो 600 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बहुत बड़ा होता है। ऐसा कहा गया था ड्यू टू द डायरेक्ट ह्यूमन इम्पैक्ट, और ज़्यादातर रोड कंस्ट्रक्शन या इस तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं उसकी वजह से हो गया है। ठीक है, ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे कवर किया। तो क्या क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट था? पहला तो ये आपको मिस्टी स्कीम क्या होता है, ओके, ये आपको जानना है। दूसरी चीज मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, क्यों है, कैसे है, इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, इसके क्या यूजेस हो सकते हैं, वो हो गया। एक हमारा जो अभी हमने अलायंस पढ़ा, जो एमएसी अलायंस है, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्टेटस अभी क्या है इंडिया वगैरह में, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चार चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, और पांचवी चीज जो हमने चर्चा की थी कैंपा की, कैंपा भी आपके लिए बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पांच चीजें हमने इसमें चर्चा की, और पांच चीज में एक चीज तो पक्का, मेरे हिसाब से एक चीज तो पक्का आपको यूपीएससी के 2023 के प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। कम से कम एक चीज मिलना चाहिए एकदम बिल्कुल। या तो मिस्टी के बारे में पूछे, मैंग्रोव के फॉरेस्ट में पूछे, मैग के बारे में पूछे, स्टेटस के बारे में पूछे, कैंपा के बारे में पूछे, कोई ना कोई एक तो पक्का यूपीएससी 2023 में ये पूछने वाले हैं। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। हाँ, एक चीज और, इजिप्ट का आपका लोकेशन वर्ल्ड मैप पे, इजिप्ट का लोकेशन तो मैंने आपको बता दिया। वहाँ पे वाटर बॉडी दो है, और मैंने आपको कहा कि तीन ये जो कंट्रीज पड़ती है ना साइड में, जिसके साथ इसकी बाउंड्री लगती है, ये जो जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो करीब 6 पॉइंट हो गए जो हमारे लिए यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और COP27 भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो 7 पॉइंट हो गए। ओके, तो 7 पॉइंट को आपको याद रखना है। यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।